हेलो दोस्तों, क्रिकेट विद अजीत के राजनीतिक मंच पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो मेरी वीडियो क्रिकेट से रिलेटेड आती है, लेकिन फाइनली इतनी तगड़ी रिजल्ट आई है हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कि इस पे मैं भी वीडियो बनाने से कहीं ना कहीं पीछे हटना नहीं चाहता हूं। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जम्मू और कश्मीर में यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने जा रही है, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी उभरी है, जो कि कांग्रेस के साथ में मिलकर के लड़ाई लड़ी थी। तो वहीं पे वहां पे दूसरी बड़ी पार्टी है बन के उभरी है, जो कि बीजेपी है। बीजेपी वहां पे पिछली बार से 2 सीटें ज्यादा जीत करके आई है। तो कांग्रेस जो सरकार है, पिछली बार जो जम्मू कश्मीर है वो 12 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार सीधे उनकी सीटें आधी हो गई है और सीधे 6 सीटों पे विन किया है यहाँ पे कांग्रेस ने। तो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का यदि हम देखें सरकार की, तो मैं एक बार खोल लेता हूं और मैं आपको बताता हूं विधिवत की कितनी वहां पे सीटें आई है। तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीटें आई है वहां पे 42 आई है, बीजेपी की 29 आई है। 27 के मुकाबले में पिछली बार 2 सीटें बढ़ती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस की 7 सीटें आ रही है, 6 सीटें आ रही हैं। तो वहीं पे एनडीए जो कि वहां पे है उसकी 7 सीटें आई है। तो अदर जो पार्टियां हैं उनकी 3 सीटें आई है यहाँ पे जम्मू और कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो बीजेपी की सरकार में मतलब विपक्ष में बैठेगी और इस बार पिछली बार से 2 सीटें ज्यादा लेकर के आई है। तो इतनी बुरा हम परफॉर्मेंस बीजेपी की नहीं मानेंगे, लेकिन मेन तो मुद्दा है यहाँ पे हरियाणा के चुनाव का। हरियाणा में तो ढोल पीटते रह गए, यहाँ पे कांग्रेस की जितने भी पाटीदार थे सब ढोल पीट रहे थे, लेकिन चुनाव का माहौल ही बदल गया। एग्जिट पोल वालों को तो इस चुनाव के बाद में अपना बोरिया बिस्तर ही समेट लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 6 महीने के अंदर ही एग्जिट पोल 2 बार फेल हो चुका है। पहले प्रधानमंत्री के चुनाव में एग्जिट पोल पूरी तरह से फेल रहा, तो उसके बाद में अब हरियाणा में एग्जिट पोल पूरी तरह से फेल रहा है। मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार बार बार एग्जिट पोल पे विश्वास ना करने वाली कांग्रेस की टीम जो है वो इस बार हरियाणा में एग्जिट पोल की बातों पर विश्वास करके सुबह 8 बजे से ही जलेबी बनाना क्यों चालू कर दिया था, ये समझ में नहीं आ रहा था। मैं आपको बताऊं कि हरियाणा में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है, जहां पे लगातार 2 साल हरियाणा में बीजेपी राज करने के बाद ऐसा लग रहा था कि इस बार हरियाणा में बीजेपी प्रसाद जो है वो हट जाएगी और कांग्रेस की री एंट्री होगी 2005 के सरकार बनने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हरियाणा में यहां पे हैट्रिक मारी है बीजेपी ने। लेकिन इस हैट्रिक मारने के पीछे बीजेपी का सबसे बड़ा हाथ किसका रहा है, तो वहीं पे हम ये भी बात करेंगे कि इसमें कांग्रेस कहां फेल कर गई, कांग्रेस आखिरकार जीतते जीतते क्यों रह गई। लेकिन उससे पहले मैं एक बार हरियाणा का रिजल्ट आपके सामने मैं रख देता हूं। तो हरियाणा में 90 सीटों पे चुनाव हुआ, जिसमें 48 बीजेपी जीती है, तो 37 यहाँ पे कांग्रेस ने, तो अदर्स पार्टी मिलाकर के यहाँ पे 5 सीटें जीती हैं। मैं आपको बताऊं कि 48 सीट जहां पे हम ये बात कर रहे थे कि इस बार बीजेपी आएगी कि नहीं, वहां पे अब तक के सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस करके गई है बीजेपी की टीम। तो मैं आपको बताऊं कि ये परफॉर्मेंस शायद जो मोदी लहर 2014 में था उससे भी बेटर परफॉर्मेंस हरियाणा का रहा है। और ये चुनाव एक तरह से देखा जाए तो जाट वर्सेस नॉन जाट हो गया था। मैं आपको बताऊं कि यहां पे मुझे तो एक चीज सुन करके देख करके चकित हो रही कि जो यादव, जो ओबीसी, जो एसी एसटी यूपी में बीजेपी को हराने के काम आता है, वो हरियाणा में यादव, एसी एसटी और ओबीसी है वो बीजेपी के जीत के काम आया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हरियाणा की आधी क्षेत्र आबादी है उसमें लगभग यहाँ पे यादव, ओबीसी और यहाँ पे बाकी अन्य जातों ने काम किया है बीजेपी को जिताने में। दोस्तों, 29 की 27 या 29 सीटों में से लगभग 21 सीटें यादव, ओबीसी ने यहाँ पे बीजेपी को जीत दिलाने में बेहतरीन भूमिका निभाई है। दोस्तों, मुझे तो हंसी आ रही है कि इस बार कांग्रेस जो है वो अपना ढोल नगाड़ा सुबह 8 बजे से ही पीटना चालू कर दिया था, लेकिन क्या करे यार, बीजेपी यहाँ पे सुबह 8 बजे के रुझान में कहा 65 से 70 सीटें बीजेपी से आगे चल रही थी यहाँ पे कांग्रेस की टीम। लेकिन जैसे 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 समय बीतता चला गया वैसे वैसे वो ढोल नगाड़े वाले धीरे 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 धीरे
खींचते हुए नजर आए यहाँ पे बीजेपी दफ्तर की तरफ, और सिर्फ 10:30 तक बीजेपी के जो ऑफिस था जहां पे मातम छाया हुआ था वहां पे हर्षोल्लास हो गया, और जहां पे हर्षोल्लास मनाया जा रहा था कांग्रेस के खेमे में, वो मातम में बदल गया। इसे कहते हैं लोकतंत्र। यहाँ पे भाई साहब इक्वल नहीं रहता है तराजू, यहाँ पे इधर उधर होता रहता है, और लोकतंत्र में खास तौर से मेन भूमिका निभाती है हमारी जैसी जनता। साइलेंट वोटरों ने जबरदस्त काम किया है यहाँ पे, मैं आपको बता दूं साइलेंट वोटर। और वो साइलेंट वोटर कौन थे? यहाँ के नॉन जाट कमेटी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये जाट और नॉन जाट की लड़ाई हुई कहां पे, इस पे हम बात करेंगे। और ये जो जैसे हरियाणा हो गया, और इस हरियाणा के रिजल्ट के बाद में जो अदर पार्टियां हैं वो अब कांग्रेस के ऊपर में सवाल उठाना चालू कर दिया है। अभी रिजल्ट पूरी तरह से आई नहीं थी, वैसे ही जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उनका भी बयान आ गया कि यदि कांग्रेस ऐसे संभली नहीं तो आने वाले जो महाराष्ट्र में चुनाव है, बिहार में चुनाव है, या फिर अदर और भी स्टेट में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कहीं ना कांग्रेस को कहीं ना कहीं पीठ दिखाना पड़ सकता है। और यही अरविंद केजरीवाल से ही नहीं आया ये बातें, अदर स्टेट से जहां पे चुनाव होने वाला है उनके समर्थन वाली पार्टी जो है वो राहुल गांधी को चेता दे रही है। मैं आपको बताऊं कि दोस्तों यहाँ पे राहुल गांधी इस हार में सबसे बड़ा कारण है, या फिर राहुल गांधी के अलावा भी हरियाणा के जो पार्टी है वो इस हार के मेन कारण बने हैं। चलिए मैं आपको एक हार का मेन कारण थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दो नेतृत्व कर रहे थे हरियाणा में, और इनके नेतृत्व में ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं हरियाणा में इस बार लौटती दिख रही है कांग्रेस की सरकार, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जब आगे किया गया तो कहीं ना कहीं हरियाणा में जो नॉन जाट है, जैसे यादव हो गए, वहां पे ओबीसी हो गए, एससी एसटी हो गए, वो थोड़े से चौकसे गए। और जो राहुल गांधी लेके चलना चाह रहे थे कि हम यहाँ पे ओबीसी और एससी एसटी को साथ में लेकर चलेंगे, वो कहीं ना कहीं उनका वोट बैंक बिगड़ गया, क्योंकि वहां पे फिर यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वजह से भड़क गए वो लोग, और यही भड़कने के वजह से हार का पहला कारण बन गया। तो और यहाँ कहीं ना कहीं जो ये कांग्रेस सरकार है ना, वो नए लोगों को चांस देना नहीं चाहती है, पुराने ही लोगों को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में, माफ करिएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में कांग्रेस कभी भी हरियाणा में फुल बहुमत में नहीं आई है। चाहे वो आप 2014 का ले ले, 2005 का ले ले, 2008, कहीं भी नहीं आती है। फिर भी हुड्डा जी को आगे करी रहती है कांग्रेस, और अपने नए जो नेता हैं उनको मौका नहीं देती है। ये सबसे बड़ा कारण बना। दूसरा कारण क्या बना? दूसरा कारण बना कि 35 जाट, यहाँ पे 35 जाटों को उतार दिया मैदान में, बाकी और कोई भी अलग जो जाति से हैं, चाहे यादव हो गए चाहे ओबीसी हैं, उनको यहाँ पे सीट नहीं दिया कांग्रेस ने। मैं आपको बताऊं कि जो वादा किया था कि हम ओबीसी और एससी एसटी को साथ में लेके चलेंगे कांग्रेस वालों ने, वो कहीं ना कहीं फेल कर गया हुड्डा के आने से, और 35 जाट सीटें दे दी गई कांग्रेस को। इसके वजह से दूसरा कारण ये बना कांग्रेस का यहाँ पे हार का। और बाकी तो और कई कमियां धीरे धीरे निकल के आएगी, आप देखेंगे। वहीं पे मैं आपको बताऊं कि बीजेपी के जीत में सबसे बड़ा रोल किसका रहा। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बीजेपी की जीत में, ऐसे जब कोई भी पार्टी जीतती है ना तो रोल सभी का हो जाता है, लेकिन आखिरकार इस जीत में रोल किसका रहा? तो मनोहर लाल खट्टर इससे पहले मुख्यमंत्री थे, और मनोहर लाल खट्टर के ऊपर में यह आरोप लगाया जाता था कि वो जो हरियाणा की जनता है उनसे मिलना नहीं चाहते हैं, उनसे बातें करना नहीं चाहते हैं। उनके अंदर एक अलग टाइप की ईगो दिखाई जा रही थी, जिसके वजह से कहीं ना कहीं हरियाणा में बीजेपी जो थी वो सफर करने लगी थी। और जैसे ही मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया और यहाँ पे नायब सिंह सैनी को बनाया गया मुख्यमंत्री, उन्होंने अपना मुख्यमंत्री का दरवाजा ओपन कर दिया। उन्होंने हर एक समाज के हर एक लोगों को, हरियाणा के हर एक
जाति के लोगों को, सबके लिए अपना दरवाजा खोल दिया और कहा कि डायरेक्ट आके मुझसे कॉन्फ्रेंस करो, जो भी बातें हैं, जो भी दिक्कत है, जो भी आपके वजह से हम आपकी मदद कर सकते हैं, उसके लिए मेरा दरवाजा आपके लिए 24/7 ओपन है। और ये उनके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ और इसके वजह से उनसे जनता जुड़ी, उनके कामों से जनता जुड़ी। बाकी जिस तरह का माहौल पिछले 1.5 सालों से हरियाणा में बना हुआ था, चाहे वो किसान का ले ले, पहलवान का ले ले, और भी कई सारे मुद्दे बने हुए थे, इससे तो बीजेपी को भी नहीं मालूम था कि हम हरियाणा में जीतने वाले हैं। यहां तक कि कई बीजेपी के आला नेता तो हरियाणा में अपना प्रोग्राम करने से ही मना कर दिए थे। यहां तक कि मतलब बीजेपी के जो मेन नेता जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो गए, या फिर हालांकि लास्ट में मोदी जी की सभाएं हुई, लेकिन शुरुआत में एक आध सभाएं जो थी वो हरियाणा में मोदी जी ने मना कर दिया था। शायद इसलिए भी कि उनको ऐसा लगा था कि मेरी सभाएं करने से इस बार हरियाणा की जो जनता है वो मुझे वोट देने वाली नहीं है। लेकिन क्या जबरदस्त चेंजेस हुआ है यार, जबरदस्त चेंजेस हुआ है। और इसके वजह से तो हरियाणा में जीत का मैं तो सबसे बड़ा श्रेय दूंगा यहाँ पे नायब सिंह को। नायब सिंह सैनी ने जबरदस्त काम किया वहां पे सिर्फ 6 महीने में ही, और इस जीत का श्रेय मैं उनको देने वाला हूं। वहीं पे मैं यही कहूंगा, जीत से पहले जो जश्न मनाना चालू कर दिया था हरियाणा में जो कांग्रेस समर्थक है, उनके लिए तो मैं एक पुराना वही अपना डायलॉग दोहराऊंगा कि बबुआ भैले ना तले सोहर गवाए लागल। ये भोजपुरी के हमारा एक बहुत ही पुराना और फेमस डायलॉग है कि जो पार्टी अभी तक पोलिंग बूथ पे या फिर जो पार्टी अपना एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं करती थी, वही पार्टी एग्जिट पोल के नाम पे अपना जश्न मनाना चालू कर दिया था। और इस जश्न में इतना डूब गए कि वो सुबह 8 बजे से जलेबी बनाना चालू कर दिए। और यार हमारे बड़े बुजुर्ग ये कह के गए हैं कि कभी भी परंपरा को बदलना नहीं चाहिए, वरना आप खुद बदल जाओगे। और वही हुआ, परंपरा लड्डू बांटने की है, तुम जलेबी बनाना चालू कर दिए। यार तो परंपरा बदलोगे तो फिर तो पड़ाव और हर एक चीज बदल ही जाएगा। और वही जलेबी दोबारा घूम करके आ गई बीजेपी के ऊपर में। भाई जलेबी होती है गोल और जलेबी होती है टेढ़ी, तो गोल जो रहेगा वो घूम के तो वही आएगा। तो वही हुआ, लड्डू यार लड्डू बांटो लड्डू मुझे तो हंसी अभी भी आ रही है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मुझे इस वीडियो में देख करके आप ये मत समझ लीजिएगा कि मैं बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं, इसलिए मैं इतना खुश नहीं। मौका मिलेगा तो मैं बीजेपी की भी पूंछे खींचता हूं। लेकिन या जो जीत से पहले जश्न मनाना, ये पाकिस्तानियों वाला हाल कर दिया यहाँ पे कांग्रेस ने। जीत से पहले जश्न मनाना चालू कर दिए। और वही हुआ जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैचेस में होता है, जीत से पहले जश्न मनाते हैं और हमारा विराट कोहली और हमारा जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज जो है वो जीत के परसेंटेज 3% से 100% कर देते हैं। और वही काम किया है यहाँ पे बीजेपी ने, जीत की परसेंटेज जो 0 थी उसको 100% कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना, जीत से पहले जश्न मनाना अब कांग्रेस को सीखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अब मजाक से हटके बात कर लेते हैं कि इस हार के बाद कांग्रेस के ऊपर में क्या इफेक्ट पड़ेगा और इस जीत के बाद में बीजेपी के ऊपर में क्या यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं कि अभी 2 या 3 जगह चुनाव होना बाकी है। पहला चुनाव महाराष्ट्र, दूसरा बिहार और तीसरा बिहार से सटे हुए झारखंड में। अब मैं आपको बताऊं कि जो बीजेपी का जो लेवल है वो जो है और ज्यादा बढ़ जाएगा। बीजेपी जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका डाउन हो गया था जो चुनाव हुआ था लोकसभा का उसमें। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि इस चुनावी जीत के बाद में, खासतौर से हरियाणा में चुनावी जीत के बाद में, अब बीजेपी जो है वो एक अलग रंग में दिखना चालू हो जाएगी। और उनके जो सपोर्टर हैं, जो उनके मेंबर हैं बीजेपी के, वो रंग में आ जाएंगे। वहीं पे कांग्रेस के लिए क्या यहाँ पे होगा मैं आपको बताऊं तो कांग्रेस थोड़ा सा अपना डिमोटिवेट तो होगी कि जहां पे हम जीत रहे थे वहां पे हम हार गए, तो इससे कांग्रेस डिमोटिवेट होगी। प्लस अब कांग्रेस के साथी जो हैं, जो मिलकर के इंडिया गठबंधन बना हुआ है,
उसमें कांग्रेस जो है अब उनकी बातें भी कांग्रेस को मानना पड़ेगा। जैसे कि हरियाणा में कांग्रेस ने साफ तौर से अदर पार्टी से ज्वाइन करने के लिए, मर्ज होने के लिए मना कर दिया था। जैसे मैं आपको बताऊं कि केजरीवाल हरियाणा के 90 के 90 सीट पे लड़े थे। लेकिन क्यों लड़े थे? क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से खुंदक खा करके लड़े थे। कांग्रेस से उन्होंने सिर्फ 6 सीटें मांगी थी और ये 6 सीटें देने के लिए भी कांग्रेस रेडी नहीं हुई। और इसमें सबसे बड़ा भूमिका रहा कांग्रेस के, हरियाणा के जो कांग्रेस के लीडर हैं उनका। उन्होंने साफ तौर से राहुल गांधी को मना किया कि मुझे किसी से अलायंस करने की जरूरत नहीं है, हम आराम से यहाँ पे सीट निकाल रहे हैं। और ऐसा नहीं करने के वजह से शायद 90 के 90 सीटों पे वहां पे अरविंद केजरीवाल ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। और ये कैंडिडेट खड़ा करने का नतीजा ये हुआ कि कहीं कहीं पे तो कांग्रेस 1000 या 2000 वोटों से हारी है। और वोट परसेंटेज देखे तो 1.36 से ऊपर का वोट परसेंटेज हरियाणा में कैप्चर किया है आम आदमी ने। और यदि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर के लड़ती तो शायद कांग्रेस सत्ता में आ सकती थी। लेकिन वही होता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस के लिए तो सलाह मैं एक और दूंगा कि सबसे बड़ा उनका ये जो मुद्दा है ना कि जाति जनगणना, कहीं ना कहीं इस मुद्दे को आप खत्म करना पड़ेगा। अब जाति जनगणना मतलब आप क्या करना चाह रहे हो? आप सवर्ण को, यानी जो जनरल कास्ट है उनको आप कहां दिखाना चाह रहे हो? जाति जनगणना करा के आप साबित तो यही कर रहे हो ना कि हम जाति के राजनीति करेंगे। और ये कह के फिर बीजेपी कहां पे गलत होगी जहां पे वो ये कह रहे कि हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं? तो ये तो कोई बात नहीं है। तो ये जो आप लेके चले हो जाति जनगणना ना, वो कहीं ना कहीं आपका फेल मार गया है। कहीं ना कहीं खटाखट वाला जो आपका चुनावी वादा जो आप दिखाए थे वो अब धीरे धीरे फेल मार रहा है। लोग ये इंडिया है, यहाँ पे लोग भूलने में देर नहीं करते हैं। और ये कहीं ना कहीं अब भूल चुकी है यहाँ पे इंडिया की जनता, हरियाणा की जनता जैसे कि भूल गई है। तो कहीं ना कहीं नया मुद्दा लेके आना पड़ेगा जो और अदर स्टेट में आने वाले दिनों में चुनाव है उसमें कांग्रेस को। लेकिन बीजेपी के लिए तो ये बल्ले बल्ले वाली जीत है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट्स करके बताइएगा। और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यार। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।